मेरी फैमिली सोलमार का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर कंट्रोल करती है। घर में हर एक बंदा बिजनेस जीनियस है सिवाय मेरे। मैं ठहरा एक नंबर का निठल्ला जिसे बस अपनी लाइफ आराम से काटनी है। मतलब अंबानी के घर में पैदा होकर भी मनरेगा वाली सोच है भाई की। 1 मिलियन अरे आसपास भी नहीं। जिस कंपनी में मैंने अभी अभी 10 मिलियन इन्वेस्ट किए थे वो लगभग बैंकरप्ट दिवालिया होने वाली है। और गुस्सा होने के बजाय मैं बैठकर हंस रहा हूँ। सबको लग रहा है कि मेरा दिमाग हिल गया है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, मेरे पिता रिचर्ड कार्टर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उनके 4 बेटे हैं। उन्होंने हम सबसे कहा था कि हर एक को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 मिलियन का कैपिटल मिलेगा। 2 साल के अंदर जिसकी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसे कार्टर ग्रुप में 51% कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाएगा और वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 साल से भी कम समय में मेरी कंपनी का कैश फ्लो लगभग सूख चुका है। मैं आराम से अपनी टांग पर टांग रखकर बैठा हूँ और खिड़की के बाहर खाली खाली घूर रहा हूँ। भाई, मैं तो बस एक निठल्ला हूँ। मुझमें कभी वो कंपटीशन वाला कीड़ा था ही नहीं। रिचर्ड का बनाया हुआ रूल एकदम सिंपल है। फर्स्ट आने वाले को 51% शेयर्स मिलेंगे, सेकंड को 20%, थर्ड को 15% और फोर्थ को 10%। बाकी का हिस्सा एक चैरिटी फाउंडेशन में चला जाएगा। कार्टर फैमिली की अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो लास्ट आने वाले को जो 10% मिलेगा उसकी कीमत भी $600 मिलियन होगी। भाई साहब, 100 मिलियन तो मैं पूरी जिंदगी में खर्च न कर पाऊँ, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। इतने पैसे में तो बंदा चांद पर प्लॉट लेकर समोसे की दुकान खोल ले, तो फिर बिना बात के इसके लिए अपनी जान क्यों दूं। मैं मुस्कुराता हूं और अपना फोन निकालता हूं। इसके बाद मैं फैमिली ग्रुप चैट में एक मैसेज पोस्ट करता हूं। मोरटेक का हमारा करंट कैश रिजर्व अब सिर्फ 1 मिलियन रह गया है। कल की सैलरी बांटने के बाद हमारे पास बस 300,000 बचेंगे। ये अमाउंट बैंकरप्सी फाइल करने के लिए काफी है, इसलिए मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं ये कॉम्पिटिशन छोड़ रहा हूँ। मैं 4th प्लेस ले रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, तुम लोग अपना बढ़िया काम चालू रखो। ये दोनों मैसेज सेंड करके मैं चौड़े में दांत निकालकर हंसने लगता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कभी कंपनी चलाना या लोगों को मैनेज करना पसंद ही नहीं था। मेरा असली पैशन तो पहाड़, नदियाँ और इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारे हैं। जब मेरे बाप के पास पहले से ही अंधा पैसा है तो मैं गधों की तरह मेहनत क्यों करूं। आराम से चिल मारते हैं ना। तभी जैसे ही मेरा मैसेज फैमिली ग्रुप चैट में पहुंचता है वहां तहलका मच जाता है। एड्रियन का मैसेज आता है, ईथन तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। फिर जूलियन लिखता है, बहुत बढ़िया भाई, मेरी वैल्यूएशन तो डबल होने वाली है। क्या मैंने ये सारा पैसा तुम्हारी कंपनी के नुकसान से ही कमाया है? इसके बाद रायन का रिप्लाई आता है, ईथन मैं तुम्हें 100 में से 82 नंबर दूंगा, बाकी का मैं तुम्हें गुड लक गिफ्ट के तौर पर भेज दूंगा, पर एक साथ पूरा नहीं भेजूंगा, कहीं तुम्हारे पर ना निकल आए। मैं अपने भाइयों के मैसेज स्क्रॉल करता हूं, पर मैं इतना आलसी हूं कि रिप्लाई करने का भी मन नहीं कर रहा। तभी मेरे फोन की घंटी बजती है। मैं फोन उठाता हूं। ये मेरी माँ क्लेयर की कॉल थी। हे मॉम, मैंने इतने सालों तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू ये निकला। तेरा भाई जूलियन अपने पैसे डबल करने वाला है और तू बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है। इंडियन मम्मी वाला ताना एकदम ऑन पॉइंट है यहाँ। मॉम, मैं बाद में समझाता हूँ, कंपनी में थोड़े पंगे चल रहे हैं। एक बार मैं ऑफिशियली बैंकरप्ट हो जाऊं फिर आपको सब बताता हूँ। और हाँ, मैं आपका एडमिशन एक सीनियर बैले क्लास में भी करवा दूंगा ताकि आप रोज हैंडसम बुड्ढों के साथ डांस कर सको। बढ़िया रहेगा ना? ये बोलकर मैं खटाक से फोन काट देता हूँ। डिंग, बधाई हो प्लेयर, आपको फेट डाई मिल गई है। इसके इंस्ट्रक्शन पहले ही आपके दिमाग में डाल दिए गए हैं। इस्तेमाल करने से पहले कृपया उन्हें पढ़ लें। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी डेस्क पर एक अजीब सी चीज आ जाती है। ये एकदम गहरा काला था और इसके हर साइड पर लाल रंग के डॉट्स बने थे। पास से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इस डाइस में कोई अजीब सा मैग्नेटिक पुल खिंचाव हो। जैसे ही मैं उसे पास से देखने के लिए उठाने वाला होता हूँ मेरे फोन पर एक ग्रुप चैट नोटिफिकेशन बजता है। मैं चेक करता हूँ। वाह भाई, ये देखो जरा, रिचर्ड कार्टर ने आपको ग्रुप चैट से रिमूव कर दिया है। मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं अभी पूरी तरह से बैंकरप्ट हुआ भी नहीं हूँ और बुढ़े को मुझे लात मारकर निकालने की इतनी जल्दी थी। मैं चैट हिस्ट्री वापस स्क्रॉल करता हूँ। बाप रे, बुढ़े का तो सच में सठिया गया है। 4th प्लेस के लिए जो 10% स्टेक मुझे मिलने वाला था वो अब गायब हो चुका है। अब प्राइस के नाम पर सिर्फ 10 मिलियन का एनुअल अलाउंस, सालाना भत्ता मिलेगा। ये देखकर मेरे तो जैसे तोते ही उड़ गए और मुझे एकदम से झल्लाहट होने लगती है। मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ। मेरी माँ की फिर से कॉल आ रही है। हे मॉम, मेरे लाल तू तो गया। रिचर्ड भयंकर गुस्से में है। वो अभी के अभी लोगों को तेरी कंपनी टेक ओवर करने के लिए भेज रहे हैं। वो तेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर रहे हैं और तेरे सारे अकाउंट्स लॉक करवा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि चुपचाप संभल कर काम कर। तुझे इतनी होशियारी मारने की क्या ज़रूरत थी? अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्लेयर की आवाज़ में बहुत टेंशन थी। क्या मुझे अब भी वो 10 मिलियन साल का अलाउंस नहीं मिलेगा? उतने में तो मेरा काम सेट हो जाएगा। मैंने पूछा, तू गधा है क्या? वो तो तब मिलना शुरू होगा ना जब तुम चारों का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन में अभी 1 साल से भी कम का टाइम बचा है। मतलब पूरे 1 साल तक तुझे फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। क्लेयर गहरी सांस लेती हैं। तेरे पिता ने मुझे भी कड़ा ऑर्डर दिया है। उन्होंने फैमिली चैट में अनाउंस किया है कि कोई भी तुझे एक पैसा नहीं देगा या तेरी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। ओह ईथन, तूने इस बार अपने पिता को सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और जाकर किसी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ले। इतना बोलकर क्लेयर फोन काट देती हैं। फैक्ट्री में नौकरी? हाँ, और कुछ
इस जन्म में तो मैं कोई रेगुलर नौकरी करने से रहा। बुढ़े को गुस्सा करने दो। हर किसी के पास 2-4 अच्छे दोस्त तो होते ही हैं, है ना? लगता है भाई को अभी दुनियादारी की असली ठोकर लगनी बाकी है। इसके बाद मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ और डेस्क पर रखी उस डाइस को उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने दिमाग में इंस्ट्रक्शंस को याद करता हूँ। फेट डाई को एक बार रोल करो और तुम्हें फ्यूचर के बारे में एक जानकारी मिलेगी। सही है या गलत, ये तो तुम डिसाइड करो। फ्यूचर की एक झलक? इसका मतलब तो ये है कि मैं रॉकेट की तरह उड़ सकता हूँ भाई। एक कहावत है ना कि अगर हवा का रुख सही हो तो सूअर भी उड़ सकता है। मतलब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। और अगर मुझे पहले से ही अंदर की खबर मिल जाए तो पैसा छापना मेरे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इसके बाद यही सब सोचकर मैं उस फेट डाई को उठाता हूँ और डेस्क पर उछाल देता हूँ। वो डाइस हल्का सा चमकता है और पूरे 1 मिनट तक घूमने के बाद आखिर में रुक जाता है। मैं अपनी गर्दन घुमाकर ध्यान से देखता हूँ। उस पर लिखा था 4 दिन में मेरिडिया का स्टॉक मार्केट एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा। इससे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में भयंकर क्रैश आएगा और प्राइस गिरकर $55 के आसपास आ जाएगा। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दो, इसकी कीमत गिरकर -37 तक चली जाएगी। मैं फेट डाई से प्रोजेक्ट हो रही इन 2 लाइनों को घूरता रह जाता हूँ और फिर वो अचानक गायब हो जाती हैं। अब यहाँ देखो, मैं गहरी सोच में डूब जाता हूँ। यार, अभी मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में मुश्किल से 1 मिलियन बचा है और किसी भी वक्त एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ सकती है। अब मैं क्या करूँ? एक ही रास्ता है, माइनस उधार लेना। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भैया। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम जूलियन का आता है क्योंकि इस पूरी फैमिली में मेरी उसी के साथ सबसे अच्छी बनती थी। मैं झट से उसका नंबर डायल करता हूँ। ईथन, आज मेरी याद कैसे आ गई? मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे भाई। ईथन, कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मुझे पता था मेरा छोटा भाई एन मौके पर मेरे काम जरूर आएगा। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिलियन। जैसे ही ये कंपटीशन खत्म होगा और डैड मुझे मेरा अलाउंस देंगे, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तू मजाक कर रहा है क्या? 5 मिलियन? ईथन, तुझे क्या लगता है तू अभी भी फैमिली का गोल्डन बॉय है? तुझे तो पहले ही घर से लात मारकर निकाला जा चुका है। 5 मिलियन तो भूल ही जा भाई। अगर तू मुझसे अभी 50,000 भी मांगता ना तो भी मुझे 100 बार सोचना पड़ता कि तू वापस कर भी पाएगा या नहीं। एक काम करता हूँ, क्योंकि हम अभी भी सौतेले भाई हैं तो मैं तुझे 10,000 भेज देता हूँ। समझ ले, पुराने दिनों की खातिर एक छोटा सा एहसान है। ये तो सीधा औकात पे आ गया। मेरा दिमाग अभी खराब होने ही वाला था कि तभी कॉल कट जाती है। इसके बाद एक वीचैट नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। मैं उसे ओपन करता हूँ और वही हुआ। जूलियन ने मुझे 10,000 के साथ एक छोटी सी स्माइलिंग इमोजी भेज दी थी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या ये 10,000 भेजना सीधा सीधा मेरी बेइज्जती नहीं है? लेकिन अभी मेरे पास खुद की जेब में सिर्फ कुछ दर्जन डॉलर ही पड़े थे, क्योंकि मुझे कभी पैसे बचाने की आदत तो रही नहीं। मरता क्या ना करता, मुझे वो पैसे एक्सेप्ट करने ही पड़े। पुराने ज़माने में एक महान सेनापति ने भी ताकतवर बनने से पहले बहुत अपमान सहा था। आज मैं ये 10,000 ले रहा हूँ, लेकिन आखिर में बाजी मैं ही पलटूंगा। मैं उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ और बदले में अपनी तरफ से एक स्माइलिंग इमोजी भेज देता हूँ। थैंक्स जूलियन। जूलियन का खटाक से रिप्लाई आता है, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो 10,000 तेरे लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं होंगे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैं फ़ोन उठाता हूँ। ये वनेसा की कॉल थी। वनेसा एक प्रिंट मॉडल है और मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब से हम दोनों साथ आए हैं उसने काम करना छोड़ दिया है। उसका सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। सोचता हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि मैं लगभग बैंकरप्ट हो चुका हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अब आएगी असली बिग बॉस वाली वाइब। हे बेब, तुमने कल मुझे एक गुची बैग दिलाने का प्रॉमिस किया था ना? मैंने आज उसके साथ मैचिंग आउटफिट भी ले लिया है। वनेसा की आवाज़ में एक अलग ही नखरा था। उसका वो टोन सुनकर मैं तुरंत सीधा हो जाता हूँ। भले ही हम काफ़ी लंबे समय से साथ हैं, पर मैं आज तक उससे बोर नहीं हुआ। वनेसा हमेशा कुछ नया करती है जिससे मुझे ऐसा लगता है जैसे हर रात हमारा हनीमून हो। लेकिन मेरी सारी एक्साइटमेंट हवा हो जाती है जब मुझे याद आता है कि अब मैं कोई गोल्डन बॉय नहीं रहा। बेब, क्या तुम थोड़ी देर बाद मुझे पिक करने आ सकती हो? कंपनी की कार आज कोई और यूज़ कर रहा है। और जहाँ तक बैग की बात है, उसके बारे में कुछ दिन बाद बात करते हैं। अभी थोड़ा पैसों का टाइट चल रहा है। मैं अपने शब्दों में लड़खड़ाते हुए बोलता हूँ। उसकी आवाज़ की वो सारी एक्साइटमेंट पल भर में गायब हो जाती है। मुझे साफ पता चल रहा था कि वनेसा थोड़ी चिढ़ गई है। ठीक है, जो भी हो, मैं उस आउटफिट को खोलूंगी भी नहीं, फिर कभी और देखेंगे। इतना बोलकर वनेसा फ़ोन काट देती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। इसके बजाय मैं ऑफिस की बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर क्लाउड सिटी के नज़ारे देखता हूँ और फिर अपना सामान पैक करने लगता हूँ। मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नीचे मेन गेट के ठीक बाहर वो सफ़ेद मर्सिडीज शान से खड़ी थी जो मैंने वनेसा को खरीद कर दी थी। वनेसा मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी क्योंकि मेरे हाथों में मेरे सामान का बक्सा था। वो साफ तौर पर शॉक्ड थी। हम घर चलकर बात करेंगे। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और पीछे वाली सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। पूरे रास्ते हम दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। अब यहाँ देखो, जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, मैं बक्सा ज़मीन पर रखता हूँ और काउच पर धड़ाम से गिर पड़ता हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? वनेसा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। आज मैंने उसके आउटफिट पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। वैसे नॉर्मली अगर उसने इस तरह की शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, पर आज मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ।
मैं आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोलता हूँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? वेनेसा भागकर मेरे पास आती है और मेरे हाथों को जोर से पकड़ लेती है। मैं सीरियस हूँ। वेनेसा तुरंत कोई जवाब नहीं देती। पहले तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है या नहीं। उसे आगे कैसे रिएक्ट करना है ये डिसाइड करने से पहले उसे कंफर्म करना था। हम दोनों ही कुछ नहीं बोलते। हम बस काउच पर बैठे बैठे अपने फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं। डैम इट, तुमने जो भी कहा वो सब सच है। तुम इतने कंगाल कैसे हो गए कि तुम्हें अपने भाई से 10,000 उधार मांगने पड़ गए? वेनेसा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और अचानक उसकी नज़र ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पड़ती है और वो सब मेरे ही बारे में थे। मैं उससे फ़ोन लेता हूँ और देखता हूँ, वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। कार्टर ग्रुप की इनहेरिटेंस वॉर, विरासत की जंग का ताज़ा अपडेट। ईथन कार्टर, जो परिवार का दूसरा बेटा है, कंपटीशन से बाहर हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। कार्टर ग्रुप के दूसरे बेटे को फैमिली से बाहर निकाल फेंका गया है। भाई का तो नेशनल लेवल पे पोपट हो गया। लगाओ अपने अपने अंदाजे। आखिर में कार्टर फैमिली की इस जायदाद की जंग को कौन जीतेगा? सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट बस इसी बारे में थी। और सबसे घटिया बात तो ये थी कि मेरी और जूलियन की प्राइवेट चैट भी ऑनलाइन लीक हो चुकी थी। वो 10,000 का ट्रांसफ़र और मेरा भेजा हुआ थैंक यू वाला मैसेज मुझे ही मुंह चिढ़ा रहा था। मैं निराशा से अपना सिर हिलाता हूँ। मेरा भाई मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा शातिर निकला। क्या सच में परिवार की जायदाद भाईचारे से बढ़कर होती है? तुम सच में किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा था तुम्हारे साथ रहने से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और अब तुम इतने कंगाल हो चुके हो कि अपने ही भाई से 10,000 की भीख मांग रहे हो। तुम एकदम पैथेटिक हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल तुम पर बर्बाद कर दिए। मैं अंधी थी जो मैंने तुम जैसे लूज़र को चुना। वेनेसा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। गोल्ड डिगर अलर्ट। खैर, दुनिया आखिर प्रैक्टिकल ही होती है। सीधे पॉइंट पर आओ, मैंने कहा। ये सुनकर वेनेसा हंसने लगती है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ब्रेकअप, समझे? तब खत्म हो चुका है। अब और बहस करने का क्या फ़ायदा? अपना सामान बांधो और रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। वैसे भी ये घर मेरा है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं उसकी तरफ देख भी सकूं। मैं ही क्यों छोड़ कर जाऊं? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये घर मेरे लिए है? ये तुम्हारे निकम्मेपन का नतीजा है। जो भी औरत तुम जैसे कंजूस आदमी के साथ रहेगी, उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगी। वेनेसा गुस्से में पैर पटकते हुए बेडरूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। बेडरूम से सामान इधर उधर फेंकने की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन मैं अंदर जाकर देखने की जहमत तक नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद वेनेसा 2 बड़े सूटकेस घसीटते हुए बाहर आती है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। हे स्वीट हार्ट, तुम आ भी गए? ठीक है, मैं बस नीचे आ रही हूँ। लो भाई, मैडम ने बैकअप भी रेडी रखा था। कैसी फूटी किस्मत है मेरी। वेनेसा फ़ोन काटती है। जाते जाते मुझे एक आखिरी बार घूरती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मैं अपने कॉलेज क्लासमेट्स का ग्रुप चैट खोलता हूँ और एक के बाद एक मैसेजेस स्क्रॉल करता हूँ। मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन कम से कम एक बात की तसल्ली थी। मेरे पुराने रूममेट्स अभी भी ग्रुप में मेरी तरफदारी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मैं क्लास ग्रुप की जगह अपना डाम हॉस्टल वाला ग्रुप चैट खोल लेता हूँ। भाइयों, मैं सच में बैंकरप्ट हो चुका हूँ। अब इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन क्लास ग्रुप वाले घमंडियों के मुंह लगना सिर्फ टाइम बर्बाद करना है। माइक का मैसेज आता है, तू सच में बैंकरप्ट हो गया? मजाक तो नहीं कर रहा? तो अब तू क्या करेगा भाई? वहीं दूसरी तरफ रायन लिखता है, हाँ भाई, क्या तेरे पास रहने के लिए कोई जगह है? अगर नहीं तो मेरी कंपनी में आकर काम कर ले। सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन खाना पीना और रहना सब कवर हो जाएगा। और अगर तू हर महीने थोड़ा बहुत बचाएगा तो भी तेरा काम आराम से चल जाएगा। मैं मुस्कुराता हूँ, मेरा दिल भर आता है। कॉलेज के वो 4 साल, हम 4 रूममेट्स, जिनमें से 3 तो हमेशा सगे भाइयों की तरह रहे, और चौथा था लियो। अब यहाँ देखो, लियो की फैमिली बहुत गरीब थी और हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहाँ की फीस और रहने का खर्चा आसमान छूता था। इसलिए जब भी लियो को फ्री टाइम मिलता वो बाहर जाकर पार्ट टाइम जॉब्स करता था ताकि अपना खर्चा निकाल सके। इसी वजह से वो हॉस्टल में बहुत कम ही रुक पाता था। एक बार मैं ऐसे ही एक डेट पर रेस्टोरेंट गया था और मैंने देखा कि लियो वहाँ वेटर का काम कर रहा था। तब जाकर मुझे उसकी फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता चला। उसके बाद जब भी मैं खाना या कपड़े खरीदता मैं जानबूझकर एक एक्स्ट्रा सेट ले लेता और ये कह देता कि मुझसे गलती से गलत ऑर्डर हो गया। पूरे कॉलेज के दौरान लियो के कपड़े और बाकी चीज़ें ज़्यादातर मेरी ही खरीदी हुई होती थीं। तभी लियो का मैसेज आता है, मेरे पास जगह है, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे भी फंडिंग की ज़रूरत है और मेरे पास भी कुछ खास कैश नहीं है, लेकिन वीचैट पर मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुझे भेज दूंगा। पहले तू इस बुरे वक्त से बाहर निकल, एक बार हालात सुधर जाएं तो तू उन घमंडियों को उनकी असली औकात दिखा देना। माइक भी मैसेज करता है, भाई मैं भी कुछ पैसे भेज रहा हूँ, बुरा मत मानना अगर ये थोड़े कम हो, पर अभी मेरे पास बस इतना ही है। माइक और रायन के मैसेजेस पढ़कर मेरी आंखें भर आती हैं। मैं चैट में देखता हूँ कि रायन और माइक दोनों के ट्रांसफर्स पेंडिंग हैं। मैं उन्हें ओपन करता हूँ। एक ने 60,000 भेजे थे और दूसरे ने 40,000। मैं उन्हें थैंक्स बोलने ही वाला था कि तभी लियो एक वॉइस मैसेज भेजता है। मैं सुनने के लिए टैप करता हूँ। उसके बैकग्राउंड में बहुत शोर शराबा हो रहा था, लेकिन उसका मतलब यही था कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा। इस मैसेज के तुरंत बाद एक और ट्रांसफ़र आता है। मैं उसे चेक करता हूँ। बाप रे, 900,000, 9 लाख।
ये वो पाई पाई थी जो लियो के नाम पर थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करके उसने कुछ पैसे कमा लिए थे, वरना वो भी बस बेबसी से देखता रह जाता। उसने लिखा था, डर मत भाई, हम सब तेरे पीछे खड़े हैं। इस बार मैं अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाता। मेरी आंखों से एक एक करके आंसू सीधे फ़ोन की स्क्रीन पर गिरने लगते हैं। मैं हर एक ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कहते हैं ना, एक आदमी होने के नाते कभी कभी जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ मिलाकर मेरे पास अब पूरे 1,10,00,000 हो गए थे और मेरे खुद के 10,000 मिलाकर टोटल 1,10,000 हो चुके थे। लेकिन क्रूड ऑयल को शॉर्ट करने के लिए ये रकम बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। पर क्योंकि उस फेट डाई ने कहा था कि मेरिडिया का स्टॉक मार्केट एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो ये पक्का एक बहुत बड़ा गेम होने वाला था। मैं थोड़ा हिसाब किताब लगाता हूँ। इतने थोड़े से पैसों से मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। इस घर को गिरवी रखने से भी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं इसे सीधे सीधे बेच दूं और इसकी घटती कीमत का भी हिसाब लगाऊं तो मुझे याद आया कि मैंने इसे लगभग 10 मिलियन से थोड़े कम में खरीदा था। पर अब शायद मुझे इसके लिए सिर्फ 6 मिलियन ही मिले, जिसका मतलब है मेरे पास कुल 7 मिलियन हो जाएंगे। पर ये भी पूरे नहीं पड़ेंगे। तभी मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजती है। पहाड़ों के पार, समंदर के पार एक स्वर्फ्स का गाँव है। अजीब रिंगटोन है भाई की। मैं अपना फ़ोन उठाकर चेक करता हूँ। ये आर्या बेनेट की कॉल थी। आर्या मेरी कॉलेज क्लासमेट है और एक बहुत अमीर खानदान की इकलौती वारिस। उस जमाने में मैं कॉलेज का चॉकलेटी बॉय हुआ करता था, दरियादिल और लॉयल। इसलिए आर्या के दिल में हमेशा से मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। पर उस जमाने में मेरा दिमाग एकदम लकड़ी के गट्ठर जैसा था। मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आया और वनेसा ने मौके पे चौका मार दिया और मुझे पहले ही फंसा लिया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस एक अमाउंट बताओ और अपनी अकाउंट डिटेल्स भेजो। आर्या की हमेशा वाली उस ठंडी और कड़क आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। अरे बाप रे, तो ऐसी होती है एक डोमिनेटिंग सीईओ वाली वाइब। ओ, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है? मैंने पूछा। ये फालतू की बातें छोड़ो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी फैमिली क्या करती है। वैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही क्लाउड सिटी वापस आई हूँ। जब भी टाइम मिले साथ में लंच या डिनर करते हैं। अभी अपना अकाउंट नंबर भेजो। अब यहाँ देखो, अभी मेरा इकलौता मकसद बस कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है और इस मौके पे एक बड़ा छक्का मारना है। अगर ये अंदर की खबर सच निकली तो भाई साहब कोई शक नहीं, मैं पैसों की बारिश में नहाने वाला हूँ। और अगर ये खबर गलत निकली तो वैसे भी ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। एक बार ये इनहेरिटेंस की जंग खत्म हो जाए तो मुझे मेरा अपना अलाउंस मिल ही जाएगा और फिर मैं सबका पैसा आराम से लौटा दूंगा। इसके बाद मैं जल्दी से अपना अकाउंट नंबर आर्या को भेज देता हूँ। कुछ ही पल बाद बैंक के एक मैसेज ने मेरे होश उड़ा दिए। अकाउंट नंबर 8,888 में अभी 6 मिलियन का ट्रांसफ़र रिसीव हुआ है। करंट बैलेंस 6 मिलियन और $48। 6 मिलियन। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, इसे कहते हैं अमीर दोस्त होने का असली फ़ायदा। अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं। मेरे पास अब 7 मिलियन है, प्लस लगभग 6 मिलियन घर बेचने से आएंगे। टोटल हो गए 13 मिलियन। पर अभी भी काफ़ी नहीं है। तभी मैं क्लेयर का नंबर डायल करता हूँ। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद वो फ़ोन उठाती हैं। अब तुझे क्या चाहिए खर्चीले इंसान? मुझे पैसे चाहिए। नहीं। क्लेयर ने सिर्फ एक शब्द में मेरी बोलती बंद कर दी और मेरे सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। आप मेरी माँ हो। अगर मेरी हालत ख़राब होगी तो क्या आपको लगता है कि आप खुश रह पाओगी? मेरे हाथ अभी एक बहुत बड़ा मौका लगा है। आप मुझे जो भी उधार दे सकती हो जल्दी से भेज दो। अगर इसमें मुझे नुकसान हुआ तो मैं कार्टर फैमिली से मिलने वाला अपना पूरा सालाना अलाउंस आपको दे दूंगा। पूरा का पूरा सीधा आपके पास। बस मुझे अभी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। साफ था कि क्लेयर इस बारे में सोच रही थीं। अकाउंट नंबर, बस ये 2 शब्द बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरे सेंड करने के कुछ ही देर बाद मेरे अकाउंट में 6 मिलियन का ट्रांसफ़र आ जाता है। थोड़ी देर बाद 7 मिलियन का एक और ट्रांसफ़र आता है। साथ में क्लेयर का मैसेज आता है, ये मेरी पाई पाई की कमाई है। जो करना है कर, बस तेरे पिता को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मैं ओके लिखकर रिप्लाई कर देता हूँ। टोटल हो गए 26 मिलियन। ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कोई नया खिलाड़ी हूँ। पहले भी मैंने इसमें काफ़ी नुकसान उठाया था और फिर इसे छोड़ दिया था। मुझे याद है कि मेरा अकाउंट अभी भी मार्जिन लिवरेज सपोर्ट करता है। अगर सच में सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा उस फेट डाई ने बताया था तो 50 गुना लिवरेज के साथ मेरी टोटल बाइंग पावर 1.3 बिलियन तक पहुंच सकती है। डैम, अगर मैं सारा पैसा $55 के आसपास शॉर्ट करने में लगा दूं और जब तेल की कीमत नेगेटिव में जाए तब कैश आउट करूं तो? मैं जल्दी से कैलकुलेटर उठाता हूं। बाप रे, 1 बिलियन 600 मिलियन। ये तो मुझे सीधा आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मैं तुरंत एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करता हूं और उसे मेरा घर 2 दिन के अंदर बेचने को कहता हूं। उसी वक्त मैं अपने ब्रोकर से भी मार्जिन लिवरेज की डिटेल सेट करने के लिए बात कर लेता हूं। सब कुछ सेट होने के बाद मैं पूरी तसल्ली से अपने बेड पर लेट जाता हूं और गहरी नींद में सो जाता हूं। अगली सुबह मैं अंगड़ाई लेते हुए बेड से उछलकर उठता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं एक हाउसकीपिंग सर्विस को कॉल करके किसी को घर साफ करने और मेरा सामान पैक करने में मदद करने के लिए बुलाता हूँ। इसके बाद मैं एजेंसी जाता हूँ और थोड़ी बहुत मोलभाव के बाद घर 7 मिलियन में बिक जाता है। डील फाइनल होते ही मैं वहाँ बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ता हूँ। अभी मेरे हाथ में टोटल 27 मिलियन है। मैं 1 मिलियन इमरजेंसी के लिए अलग रख देता हूँ
और फिर एक कैब बुक करके सीधा क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म के वीआईपी रूम में पहुंच जाता हूं। हमारी लंबी बातचीत चलती है, सब कुछ फाइनल करने में पूरे 2.5 घंटे लग जाते हैं, पर सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ रहता है। और अब लगभग लंच का टाइम हो चुका था। मेरे पास अभी भी वो 1 मिलियन का रिजर्व पड़ा था, तो कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में आर्या का ख्याल आता है और मैं बिना कुछ सोचे उसका नंबर डायल कर देता हूँ। हे बाहर आओ, साथ में कुछ खाते हैं। मेरा इन्विटेशन सुनकर आर्या एक पल के लिए रुकती है। लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ। मैं थोड़ा सोचता हूँ और उसे क्लाउड सिटी के सबसे महंगे और शानदार वेस्टर्न रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देता हूँ। आखिर आर्या के पैसों की वजह से ही तो ये पूरा खेल मुमकिन हो पाया है, तो मैं इस मामले में कंजूस नहीं बन सकता। टैक्सी से बाहर निकलते ही डोरमैन आगे बढ़कर मेरा स्वागत करता है, लेकिन तभी मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी एक बहुत जानी पहचानी सफ़ेद मसेराती पर पड़ती है। दुनिया सच में गोल है ना? पर क्या हुआ अगर हमारा आमना सामना हो भी जाए? बस कुछ ही दिनों में जब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा तो पता नहीं कौन पछताने वाला है। यही सब सोचते हुए मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ। अंदर कदम रखते ही मेरी नज़र सीधे उसी पर पड़ती है। हाथ में कांटा और छुरी लिए स्टेक खाती हुई वेनेसा और उसके सामने बैठा एक मोटा सा आदमी। अब मुझे गैस करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पक्का टाइलर ही होगा। मैं एक हल्की सी ठंडी हंसी हंसता हूँ और वेटर के पीछे पीछे अपनी बुक की हुई टेबल की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन किस्मत तो देखो, मेरी टेबल ठीक उनकी टेबल के बगल में थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे कोई दूसरी टेबल मिल सकती है? मुझे पास बैठे किसी इंसान से अजीब सी बदबू आ रही है और इससे मेरी भूख मर रही है। भाई ने आते ही सीधा रोस्ट कर दिया। ये सुनते ही वेनेसा और टाइलर दोनों ने एक साथ अपना कांटा छुरी टेबल पर रखा और मेरी तरफ देखने लगे। वेनेसा के चेहरे पर एक तिरछी और घमंडी सी मुस्कान आ गई। लो भाई, आ गई मैडम ताने मारने। ओहो, ज़रा देखो तो यहाँ कौन है। मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा। ये तो कार्टर ग्रुप का वो बदनाम और दिवालिया वारिस है। तो क्या यहाँ का बिल भरने लायक चिल्लर इकट्ठे कर लिए तुमने? यहाँ के एक टाइम के खाने का बिल तुम्हारे उस 10,000 वाले उधार से कहीं ज़्यादा आता है। अब यहाँ देखो। ठीक उसी वक्त आर्या की एंट्री होती है, जिसने एक बहुत खूबसूरत व्हाइट गाउन पहना हुआ था। एकदम परी लग रही थी भाई। वो आते ही बोलती है, स्वीट हार्ट, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है? क्या तुमने आज की हेडलाइंस नहीं देखी? अगर ये कुछ भी ना करे ना, तो भी कार्टर ग्रुप इसे हर साल 10 मिलियन देता है। आर्या अपने उस लहराते हुए व्हाइट गाउन में गजब की खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। वो चलकर मेरे पास आती है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती है। पास खड़ा वेटर ये नज़ारा देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। आखिर आर्या इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी और उसकी इमेज हमेशा से एक ऐसी आइस कोल्ड ब्यूटी की रही है जिसे कोई छू तक नहीं सकता। उसने आज तक कभी अपनी मालकिन को किसी भी आदमी के इतने करीब आते नहीं देखा था। मी मिस सिंक्लेयर, गुड इवनिंग, वेटर ने हकलाते हुए ग्रीट किया। इसके बाद आर्या हाथ हिलाते हुए कहती है, जाओ और अपनी सबसे बेहतरीन रेड वाइन की एक बॉटल ले आओ, बाकी सब अपने हिसाब से देख लेना। वेटर तुरंत हामी भरता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहां का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था और टाइलर कोई बेवकूफ़ नहीं था। उसे साफ समझ आ रहा था कि उसकी हवा टाइट हो रही है। हाँ, माना कि उसका भी अपना बिजनेस है, पर वो एकदम छोटे लेवल का है। अपने सबसे अच्छे साल में भी उसने मुश्किल से 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया होगा। आर्या जैसी हैसियत वाली लड़की के सामने उसकी क्या ही औकात थी। वेनेसा अपने सामने खड़ी इस औरत को बस घूर रही थी और उसके सीने में जलन के मारे धुआं उठ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दिवालिया वारिस में आखिर ऐसा क्या चार्म बचा है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ खड़ी है। मैडम का ईगो हर्ट हो गया था। ओह, तो हमारे छोटे नवाब को बैंकरप्ट होने के बाद भी लड़कियां फंसाना आता है। पहले तुमने अपनी फैमिली का सारा पैसा बर्बाद किया और अब तुम्हें पालने के लिए कोई नई मिल गई है। वेनेसा के चेहरे पर एक नफरत और घमंड से भरी चौड़ी मुस्कान आ गई। मैं इसे पाल रही हूँ? आर्या अपना मुंह ढककर हंसने लगी। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है? बूढ़े मिस्टर कार्टर ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। ईथन को सालाना अलाउंस के तौर पर 10 मिलियन मिलेंगे। 10 मिलियन? इतने पैसे कमाने में तुम्हें कितनी उम्र लग जाएगी? आर्या ने तो सीधा मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। मैं पूरी तारीफ के साथ आर्या की तरफ देखता हूँ। अरे आर्या, छोड़ो भी, 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। आखिर हमारे मिस्टर जांग यहाँ साल का कुछ 100,000 कमाते हैं। उनसे अपनी तुलना करके हम खुद की ही बेइज्जती करवाएंगे। मैंने एकदम रूखेपन से बैठते हुए कहा और अपना खाना शुरू कर दिया। चलो, इन सब की वजह से अपना मूड खराब नहीं करते। रुको, तुम्हें अभी भी 10 मिलियन का सालाना अलाउंस मिलता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तुमने इसके लिए मेरा घर भी बेच दिया। वेनेसा के दिमाग में अब पछतावे की बत्ती जलने लगी थी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स में तो यही दावा किया गया था कि मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। किसे पता था कि मेरा एनुअल अलाउंस अभी भी इतना तगड़ा है। खैर, मैंने उसे जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसके बगल में खड़ा टाइलर पहले ही अपनी हार मानकर सिर झुका चुका था। तभी एक वेटर रेड वाइन की बोतल लेकर आता है और उसके पीछे वेटर्स की एक पूरी लाइन डिश पर डिश लेकर हमारी टेबल पर रखने लगती है। अब यहाँ देखो, वेनेसा हमसे काफ़ी पहले आई थी, लेकिन उसका खाना अभी तक पूरी तरह से नहीं आया था। ये कैसा रेस्टोरेंट है? हम यहाँ पहले आए थे और हमारा ऑर्डर अभी तक अधूरा है, जबकि इन्हें सब कुछ परोसा जा रहा है। क्या तुम लोग हमें अपनी औकात दिखा रहे हो? इसके बाद आर्या एकदम इग्नोर करने वाले अंदाज में हाथ हिलाते हुए वेटर से कहती है, जाओ
इस टेबल का बिल मैं भर रही हूँ, इनके लिए थोड़ा और खाना ला दो। ध्यान रखना कि इनका पेट अच्छे से भर जाए। और हाँ, अगली बार डोरमैन से कह देना कि अगर वो इस औरत को दोबारा यहाँ देखे तो इसे अंदर घुसने न दे। अब हम इसे अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। एरिया विंटेज रेड वाइन का एक हल्का सा घूंट लेती है क्योंकि ये मेरा मूड खराब कर रही है। इसे कहते हैं असली बॉस लेडी स्वैग। इतनी बेइज्जती के बाद भी वनेसा पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा टाइलर अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत उसे घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। बाहर जाकर टाइलर बोलता है, वो आर्या है, उसके पास पहले से ही करोड़ों की दौलत है, उससे पंगा ले रही हो? तुम्हें लगता है तुम उस जैसी लड़की के सामने टिक पाओगी? तुम्हें पता भी है सिंक्लेयर कैपिटल की नेटवर्थ कितनी है? तुम्हें कोई अंदाजा भी है? ये पूरा रेस्टोरेंट उसकी फैमिली का है। ये सुनकर वनेसा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके जाने के बाद रेस्टोरेंट का माहौल शांत हो जाता है, पर हमारे बीच की हवा में अब बिना कहे जज्बातों की वजह से थोड़ी सी टेंशन आ गई थी। आर्या और मैं काफ़ी समय बाद मिल रहे थे और एक पल के लिए हम दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें उन पैसों की क्या ज़रूरत थी? और उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने अपना घर बेच दिया है? तो अब तुम रह कहाँ रहे हो? आखिरकार आर्या से रहा नहीं गया और उसने इस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। मैं एक नैपकिन उठाता हूँ और अपना मुंह पोंछता हूँ। मैं कुछ ही दिनों में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने अब तक लगभग 20 मिलियन का जुगाड़ कर लिया है। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ। अगर मेरा ये प्लान काम कर गया तो तुम मुझे अपना बॉस बुला सकती हो, और अगर नहीं किया तो खैर, तुम मुझे ईथन ही बुलाती रहना। वैसे तुमने जो पैसा मुझे भेजा है वो मुझे तुम्हें धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा, या फिर ऐसा करते हैं पैसों के बदले मैं खुद को ही तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। लड़का फुल फ्लर्टिंग के मूड में आ गया है। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये सुनकर आर्या को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मन ही मन दुआ कर रही हो कि मेरी ये ट्रेड फेल हो जाए, क्योंकि अगर मैं उसे खुद को सौंप दूंगा तो सच में उसे ये बहुत पसंद आएगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? आर्या का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। किसने कहा कि मुझे तुम चाहिए? आर्या थोड़ी शर्मिंदगी और मजाक के लहजे में बोलती है। लेकिन तुम अपना सारा पैसा क्रूड ऑयल को शॉर्ट करने में लगा रहे हो, क्या तुम्हें इसे हारने का डर नहीं है? अब यहाँ देखो, आर्या को फ्यूचर्स ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इन पोजीशंस का इस्तेमाल रिस्क हेज करने के लिए करते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान के पास हेज करने के लिए कोई फिजिकल कमोडिटी तो है नहीं। तो अगर मेरा दांव गलत पड़ा तो मैं पूरी तरह से सड़क पर आ जाऊंगा। कंगाल होने में टाइम नहीं लगेगा भाई। मैं मुस्कुराता हूँ। मैं पहले ही ज़मीन पर गिर चुका हूँ, अब और नीचे गिरने का क्या डर? मेरी गट फीलिंग हमेशा सही होती है। मैं बस एक आखिरी दांव खेलना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं सब कुछ हार जाऊंगा और किसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी कर लूंगा और फिर धीरे धीरे सबका पैसा चुका दूंगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। सच कहूँ तो मैं कभी भी जायदाद के लिए अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था। मेरा तो हमेशा से यही मानना था कि मेरे और मेरी माँ की बाकी की ज़िंदगी आराम से काटने के लिए 600 मिलियन बहुत है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि इस बात पर लड़ना ही क्यों है। तभी आर्या मेरे और करीब खिसक कर बैठ जाती है। मुझे तुम पर भरोसा है, बिना डरे अपना दांव खेलो। अगर तुम हार गए तो हार गए। तुम्हें पालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का भी ख्याल रख लूँगी, और हमारे जो बच्चे होंगे वो तुम्हारा सरनेम ले सकते हैं। इतना बोलते ही आर्या का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। कॉलेज के दिनों में मेरे पास इतना अच्छा मौका था, लेकिन कोई और तुम्हें उड़ा ले गई। पर इस बार चाहे जो हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं धीरे से अपना हाथ उसके होठों पर रख देता हूँ। थैंक यू, लेकिन पहल तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बस थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे कुछ दिन का टाइम दो और फिर मैं खुद आकर तुम्हें प्रपोज करूंगा। हम दोनों बस वहीं शांति से एक दूसरे के करीब बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्या मन ही मन चाह रही थी कि काश वक्त यहीं ठहर जाए। अगर मुमकिन होता तो वो इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहती थी। इसके बाद चूंकि मेरा घर पहले ही बिक चुका था और मेरा सारा सामान पैक था, तो मैं क्लाउड सिटी के सबसे शानदार होटल में पूरे 1 महीने के लिए एक स्वीट बुक कर लेता हूँ। फेट डाई के बताए हुए दिन में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। मैं अपना लैपटॉप सेट करता हूँ और साथ में खाने पीने का पूरा गोदाम जमा कर लेता हूँ। अब जब तक ये पूरा गेम ख़त्म नहीं हो जाता, मैं इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखने वाला था। भाई ने एकदम बिग बॉस वाला आइसोलेशन कर लिया है। आखिरकार वो बताया हुआ दिन आ ही जाता है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट्स खुलते हैं, प्राइसेस $56 प्रति बैरल के आसपास मंडराने लगते हैं। हल्का सा डिप ऑफ आता है और कीमत 56 से गिरकर 55 तक पहुंच जाती है। मैं तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाता हूं और अपने पूरे 26 मिलियन के साथ ऑल इन शॉर्ट कर देता हूं। 50 गुना लिवरेज के साथ मेरे अकाउंट की टोटल बाइंग पावर 1.3 बिलियन हो चुकी थी। अगर इस बार सच में तेल की कीमतें नेगेटिव में क्रैश कर गईं तो भाई मैं तो सीधा अंतरिक्ष में ही लॉन्च हो जाऊंगा। सीधा चांद पे प्लॉट कटेगा। और अगर नेगेटिव नहीं भी गई और सिर्फ $1 तक भी गिर गई तो भी ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। तभी मेरिडियन का स्टॉक मार्केट भी खुलता है। पहले तो वो एकदम कछुए की चाल से रेंग रहा था, लेकिन फिर अचानक से औंधे मुंह नीचे गिरने लगा। ये क्रैश इतनी तेजी से हुआ कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। मैं ज्यादा लालच नहीं करता। हालांकि ये नेगेटिव में जा सकता था, लेकिन उस प्राइस पर सेटल होने से कुछ परेशानियां आ सकती थीं। मैं थोड़ा सोच विचार करता हूं और अपना टेक प्रॉफिट एक सेफ लेवल पर सेट कर देता हूं। इस पॉइंट पर मैं जल्दी से अपनी क्रूड ऑयल पोजीशन चेक करने के लिए टैब स्विच करता हूं। बाप रे बाप,
ये तो भयंकर तबाही है। मैंने 55.9 पर ओपन किया था और तेल पहले ही 40 की लाइन में गिर चुका है। मेरे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के डिजिट्स की तो इतनी लंबी लाइन बन चुकी है कि गिनते गिनते सुबह हो जाए मेरी बत्ती सी बाहर आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे फेट डाई ने सच में मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था। अब यहाँ देखो, क्रैश अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरिडियन के स्टॉक मार्केट में एक फुल सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और क्रूड ऑयल की कीमतें पूरी तरह से बेकाबू होकर रॉकेट की स्पीड से नीचे गिरने लगती हैं। मेरी पोजीशन कोई छोटी मोटी नहीं थी, लेकिन ग्लोबल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मार्केट इतना विशाल है कि वो इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। डैम, मेरिडियन के स्टॉक मार्केट ने सच में सर्किट ब्रेकर ट्रिगर कर दिया। मैं बस एक गिलास पानी लेने गया था और वापस आकर स्क्रीन पर यह जन्नत जैसा नज़ारा देख रहा हूँ। भाई क्या गजब की फीलिंग है ये। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। पहाड़ों के पार समंदर के पार एक स्वर्फ्स का गांव है। मैं फ़ोन उठाता हूँ। ये मेरे ब्रोकर की कॉल थी। मिस्टर कार्टर, अरे नहीं बॉस, आपको अभी के अभी अपना अकाउंट चेक करना चाहिए, जल्दी। मैनेजर चैंडलर की आवाज़ में बहुत हड़बड़ी थी। आज के इस ब्लैक स्वान इवेंट ने सबकी बोलती बंद कर दी है। जिस किसी ने भी आज क्रूड ऑयल पर लॉन्ग पोजीशन ली थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन ईथन, आप सीधा आसमान चीर कर उड़ने वाले हो। ईथन ये सुनते ही तुरंत फ़ोन काट देता है और अपना अकाउंट चेक करने के लिए खोलता है। डैम, ज़रा ये तो देखो, सिस्टम ने पोजीशन को पहले ही ऑटो क्लोज कर दिया था। ईथन अपना अकाउंट चेक करता है। उसके पास अब कुल मिलाकर लगभग $2.5 बिलियन थे। अगर ओरिजिनल 1.3 बिलियन के कैपिटल को हटा दें तो इसका मतलब है कि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, लगभग 1,600 मिलियन का प्रॉफिट। लो भाई, आ गया पैसों का तूफान। डिंग, फेट डाई का फीस असेसमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। टोटल कैपिटल डिप्लॉयड 1.3 बिलियन। 4% सर्विस फीस पेंडिंग है, जो कि 52 मिलियन बनती है। प्लेयर, कृपया इस 52 मिलियन को 4 दिनों के अंदर चैरिटी में दान करें। आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं, वरना फेट डाई अपने आप प्लेयर की सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। ईथन इस झटके से बाहर आता है और खुद को शांत करता है। अगर उसके ओरिजिनल 23 मिलियन और सिस्टम की 4% फीस को मिला लें तो टोटल 100 मिलियन से कम ही बैठता है। चलो, इतना टैक्स तो बनता है भाई। अब यहाँ देखो, ब्रोकर की फीस और बाकी सब निकाल दें तो भी इस पूरे गेम से उसे लगभग 1 बिलियन का सॉलिड प्रॉफिट होने वाला था। भाई, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के पैसे बरसना। ईथन अपनी बत्ती सी दिखाते हुए मुस्कुराता है और फेट डाई बाहर निकालता है। तभी उसके फ़ोन की वही अजीब रिंगटोन बजती है। पहाड़ों के पार, समंदर के पार एक स्वर्फ्स का गांव है। ईथन अपना बचता हुआ फ़ोन उठाता है। ये आर्या थी। लगता है मैडम भी आज बैठकर मार्केट ही घूर रही थीं। ओ माय गॉड, तुमने इसमें कितना कमाया? ये तो गजब हो गया। तुमने तो पक्का फॉरेन इन्वेस्टर्स की तिजोरी खाली कर दी होगी। आर्या की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो खुशी से पागल हो रही है। अगर सच में सब कुछ ईथन की प्रेडिक्शन के हिसाब से हुआ था तो कोई शक नहीं कि उसने पैसों की बाढ़ ला दी थी। कैपिटल और फीस निकालने के बाद लगभग 1 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ईथन की आवाज़ में भी एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ सोलमारा के एक गरीब इलाके की मदद के लिए 52 मिलियन डोनेट कर दूँ और साथ ही 100 मिलियन का फंड अलग निकालकर ईथन फाउंडेशन बनाऊंगा, ताकि पहाड़ी गांवों के उन गरीब बच्चों की मदद कर सकूं जिन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ये सुनकर कि ईथन ने इतना अंधा पैसा छाप लिया है, आर्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है और काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाती। मैडम तो शॉक में चली गईं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ईथन के पास इतना पैसा आने के बाद भी उसका दिल कितना साफ है, जो वो एक झटके में इतना बड़ा अमाउंट चैरिटी में देने को तैयार हो गया। ये तो एकदम परफेक्ट लड़के वाली निशानी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है आर्या, ईथन ने कहा। क्या तुम्हारी नज़र में फाइनेंस की अच्छी नॉलेज वाला कोई बंदा है? मुझे अपने फाउंडेशन को मैनेज करने के लिए किसी की मदद चाहिए। आर्या थोड़ी देर सोचती है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसकी ज़रूरत कब है? मैं तुम्हें अपनी एक क्लोज फ्रेंड से मिलवा सकती हूँ। उसने अभी हाल ही में बाहर के एक टॉप कॉलेज से फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। वो बहुत टैलेंटेड है। बढ़िया, इस मदद के लिए थैंक्स। अभी मुझे एक ऐसे इलाके को सेलेक्ट करना है जिसे सच में मदद की ज़रूरत हो। इसके बाद आर्या फ़ोन काट देती है। ईथन ने जितना पैसा कमाया था उसे देखते हुए आर्या को समझ आ गया था कि उसके अपने कुछ प्लान्स चल रहे होंगे और अब वो काफ़ी बिजी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईथन सोलमारा का मैप खोलता है। 52 मिलियन सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन जब बात किसी पूरे इलाके की मदद करने की आती है तो ये उतना भी ज़्यादा नहीं है। ईथन थोड़ी देर सोचता है, क्योंकि उसके पास फेट डाई है जो उसे फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की जानकारी दे सकती है, तो ऐसे मौके तो आगे भी पक्का आते रहेंगे, इसलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फैसला करता है कि शुरुआत क्लाउड सिटी को बेहतर बनाने से की जाए। इसके बाद ईथन स्पिरिट माउंटेन काउंटी का ऑफिशियल फ़ोन नंबर निकालता है और उन्हें अपने इस डोनेशन के बारे में बताने के लिए कॉल करता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डोनेशन सुनकर ऑफिशियल्स खुशी से झूम उठते हैं और वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ मिलने का टाइम फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, ईथन ब्रोकरेज से अपनी सारी मार्जिन फीस वापस लेता है और मैनेजर चैंडलर को $50,000 का बोनस भी देता है। वो जानबूझकर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लुटाता, क्योंकि उसे पता था कि इस डील में मैनेजर का अपना खुद का कमीशन ही इतना तगड़ा बना होगा। स्मार्ट बॉय। इसके बाद वो अपने तीनों रूममेट्स को पैसे भेजता है और उन्होंने जितना पैसा उधार दिया था उसका डबल वापस करता है। इसे कहते हैं असली दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट। जहां तक आर्या की बात है, क्योंकि ईथन के पास उसका अकाउंट नंबर नहीं था तो वो तुरंत उसे पैसे वापस करने की जल्दबाजी नहीं करता। वैसे भी आगे चलकर उनकी काफ़ी मुलाकातें होने वाली थीं, तो इस अमाउंट को लेकर टेंशन की कोई बात नहीं थी। फिर ईथन एक पल के लिए सोचता है, अपना फ़ोन निकालता है और जूलियन को 100,000 भेज देता है।
थैंक्स छोटे भाई। इस क्रूड ऑयल शॉर्ट से जो प्रॉफिट मैंने कमाया है वो शायद तेरी कंपनी की कमाई से कई दर्जन गुना ज़्यादा होगा। और ये मैसेज भेजने के साथ ही ईथन अपने अकाउंट बैलेंस का एक स्क्रीनशॉट भेजता है और खटाक से उसे ब्लॉक करके डिलीट मार देता है। भाई ने क्या सॉलिड रिवेंज लिया है, मज़ा आ गया। आखिर जो इंसान भाईचारे की कद्र ही ना करे उस पर अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। सब कुछ सेटल करने के बाद ईथन अपने बेड पर लेट जाता है और छत को घूरने लगता है। क्या ये सच में उसकी किस्मत का खेल था? अचानक से उसके हाथ एक ऐसा खजाना लग गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, ये सच है कि उसने अपनी खुद की कंपनी को डुबा दिया था, लेकिन उसका ये मास्टर स्ट्रोक पक्का इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। ईथन अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जब जूलियन को उसकी इस कमाई के बारे में पता चलेगा तो उसकी शक्ल कैसी बनेगी, और उसके वो 3 रूममेट्स तो पक्का ये देखकर बेहोशी होने वाले होंगे। वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। आखिर पूरा दिन इस ट्रेड पर नज़र रखने की वजह से उसका शरीर टेंशन से अकड़ गया था। वो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था। तभी उसके सपनों में आवाज़ गूंजती है, बधाई हो प्लेयर, आपने बिलियनियर प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अचानक मिली दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे और गरीबों की मदद करके उनकी ज़िंदगी बदलेंगे। ये शब्द उसके सपनों में गूंज रहे थे और आगे चलकर यही शब्द ईथन का गाइडिंग मोटो बन गए जब वो सोलमारा का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी बनकर उभरा। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट टेक कॉर्पोरेशन में जूलियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वो ईथन के भेजे हुए उन $1,00,000 और अकाउंट के स्क्रीनशॉट को घूर रहा था। अब यहाँ देखो, जैसे ही वो स्क्रीनशॉट को नकली बताकर मजाक उड़ाने वाला होता है, उसकी नज़र उस लाल रंग के एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ लैम्प पर पड़ती है। इसका मतलब था कि उसे सच में ब्लॉक कर दिया गया था। ले बेटे, आ गया स्वाद। जूलियन गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। वो लगभग 1 साल से अपनी कंपनी चला रहा था और उसके प्रॉफिट्स मुश्किल से 10 मिलियन को ही छू पा रहे थे, जो कि फिर भी चारों भाइयों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा रही थी। जूलियन अपना फ़ोन निकालता है और एड्रियन को कॉल करता है। एड्रियन, क्या तुझे पता है कि ईथन ने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स शॉर्ट करके 1.1 बिलियन कमा लिए हैं? जूलियन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है वो बेवकूफ़ ऐसा कर सकता है? और अगर मान भी लें तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? एड्रियन एकदम आलस में जमाई लेते हुए कहता है। वो ईथन को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था। आखिर अब उसकी नज़रों में ईथन की औकात एक बेघर कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन एड्रियन, मैंने खुद उसके अकाउंट का स्क्रीनशॉट देखा है और उसने मुझे तुरंत ब्लॉक भी कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें उसे मैसेज करके चेक करना चाहिए। जूलियन की आवाज़ में टेंशन साफ पता चल रही थी। अब यहाँ देखो, ऐसा नहीं है कि उसे किसी के गरीब होने से दिक्कत है, बल्कि उसे दूसरों को कामयाब होते देख मिर्ची लगती है। मतलब पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलने वाले रिश्तेदारों जैसी हालत है इसकी। जब भी कोई दूसरा पैसा कमाता है, इसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। बस कर, इतना मत सोच। हम दोनों को बस आपस में मिलकर कार्टर ग्रुप पर कब्जा पक्का करना है। एक बार हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर आ गई, फिर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद एड्रियन फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ मेरिडिया के स्टॉक मार्केट का सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना और क्रूड ऑयल की कीमतों का नेगेटिव में क्रैश होना आज की सबसे बड़ी इकोनॉमिक हेडलाइन बन चुका था। हर बड़ा मीडिया आउटलेट इस घटना पर अपनी अपनी थ्योरी छापने में लगा हुआ था। इंटरनेट वाले इन्फ्लुएंसर्स घटना होने के बाद ज्ञानचंद बनकर अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे, जबकि कमेंट सेक्शन बर्बाद हुए लोगों के दुखों से भरा पड़ा था। अरे भाई, फ्यूचर्स ट्रेड करके मुझ पर बैंक का हज़ारों का कर्जा कैसे चढ़ गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पैसे वापस करो भाई। मैं जो भी खरीदता हूँ वो क्रैश ही हो जाता है। मेरी पनौती खत्म ही नहीं होती। मैं तो चला भाई, मेरा डिलीवरी वाला स्कूटर तैयार खड़ा है, वापस अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर जा रहा हूँ। हर कोई बस इसी बारे में बात कर रहा था। सोमार के भी बहुत से इन्वेस्टर्स ने पैसा डुबाया था, लेकिन क्या करें, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का होता है। पैसा डूबने के बावजूद कमेंट सेक्शन एक कॉमेडी शोडाउन में बदल गया था। जैसे इंडिया में मार्केट क्रैश होने पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है, तभी एक ऐसी हेडलाइन आती है जिसने पूरे थ्रेड में आग लगा दी। एक मिस्ट्री ट्रेडर ने कल क्रूड ऑयल शॉर्ट करके पूरे 1,600 मिलियन का पहाड़ जैसा प्रॉफिट कमाया। असंभव, ये पक्का फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक है। ये बस हमें जुए में फंसाए रखने के लिए क्लिकबेट है। इसके नीचे वाले रिप्लाइज भी लोगों की शक भरी बातों से भर जाते हैं। ओरिजिनल पोस्टर तुरंत कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी जगह वो सीधा ईथन के अकाउंट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता है। ये लो, असली लेजेंड सच में होते हैं। इतना बोलने के बाद वो पोस्टर बिना कुछ और कहे वहां से गायब हो जाता है। अब तो कमेंट्स में और भयानक धमाका हो गया। ये पक्का फोटोशॉप किया हुआ है। इतना पैसा कौन कमा सकता है? हाँ, ये लोग बस हमें झांसा दे रहे हैं ताकि हम और खेलें। अरे इसका एंट्री पॉइंट तो देखो, 55.9। कोई आम ट्रेडर इतनी सटीक एंट्री ले ही नहीं सकता। कमेंट सेक्शन में पूरी रात आग लगी रही, जबकि इस पूरे बखेड़े का असली मास्टरमाइंड बेखबर होकर बस थोड़ा और सोना चाहता था। कुंभकर्ण मोड ऑन। रिंग रिंग। होटल के रूम का फोन बजता है। ईथन अभी भी आधी नींद में आंखें मलता हुआ उठता है और रिसीवर उठाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कार्टर, ये आपकी रिक्वेस्ट की हुई वेकअप कॉल है। थैंक। दूसरी तरफ से आ रही उस मीठी सी आवाज़ को सुनकर ईथन की नींद पल भर में छूमंतर हो जाती है। वो झट से अपना मोबाइल उठाता है। डैम! ईथन आने वाले मैसेजेस की उस कभी ना खत्म होने वाली बाढ़ को घूरता रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक रात की नींद के बाद उसे दर्जनों मिस्ड कॉल्स आ चुकी थीं। उसके 3 रूममेट्स, आर्या, मैनेजर चैंडलर और पता नहीं कौन कौन। वो अपना मैसेजिंग ऐप खोलता है। वाह भाई, 99 जोड़ अनरीड मैसेजेस।
खासकर मैनेजर चैंडलर की चैट में तो अकेले 20 से ज़्यादा मैसेज पड़े थे। ईथन उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। उनका मेन मतलब यही था कि ब्रोकरेज फर्म ने अपनी पब्लिसिटी चमकाने के चक्कर में उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पब्लिकली पब्लिश कर दिए थे। हालांकि अभी सिर्फ प्रॉफिट के नंबर्स पब्लिक हुए थे, उसकी पहचान नहीं, तो इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। ईथन रिप्लाई करता है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ देखो, उसके डाम वाले ग्रुप चैट में भी ढेरों मैसेजेस थे। ईथन उन्हें जल्दी जल्दी देखता है। कुछ खास इमरजेंसी नहीं थी। इसके बाद आर्या के करीब दर्जन भर मैसेजेस थे जो तरह तरह के इमोजीज से भरे पड़े थे। ईथन थोड़ी झेप के साथ अपना सिर खुजाता है और रिप्लाई करता है, आर्या, कल पूरा दिन मार्केट पर नजर रखने की वजह से मेरी बुरी तरह बैंड बज गई थी। जैसे ही सब खत्म हुआ मैंने फोन स्विच ऑफ किया और सीधा घोड़े बेचकर सो गया। ईथन स्क्रॉल करता रहता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे छोटा भाई भी उसे मैसेज करेगा। उसने पूछा था, ईथन, क्या सच में तूने 1.1 बिलियन कमाए हैं? ईथन मन ही मन मुस्कुराता है। पक्का जूलियन ने ही इसे जासूसी करने भेजा होगा। ईथन लिखता है, हाँ ये सच है, पर तूने अमाउंट 600 मिलियन कम बताया है। भाई का स्वैग ही अलग है। ये सेंड करने के बाद ईथन बाहर जाकर एक नई गाड़ी लेने का फैसला करता है, क्योंकि कल उसे अपना चैरिटी डोनेशन देने के लिए स्पिरिट माउंटेन काउंटी जाना है। पहाड़ों के पार, समंदर के पार एक स्वर्फ का गांव है। अपना बचता हुआ फोन ईथन उठाता है। ये आर्या थी? क्या बात है, तुम कोई कुंभकर्ण हो क्या जो इतना सोते हो? एरिया झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, सॉरी यार, मैं सच में बहुत थक गया था। हाँ, वैसे अपना अकाउंट नंबर भेज देना, मैं पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। अरे उसकी कोई जल्दी नहीं है। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? ईथन थोड़ी देर सोचता है। मैं कल डोनेशन का पैसा देने के लिए स्पिरिट माउंटेन काउंटी जाने का सोच रहा हूँ। और हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक नई गाड़ी भी लेनी है। एरिया अचानक से एक्साइटेड हो जाती है। तुम स्पिरिट माउंटेन में कितना डोनेट कर रहे हो? और जहाँ तक गाड़ी की बात है, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी गाड़ी चाहिए मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं 30 मिनट में आ रही हूँ तुम्हें पिक करने। इतना बोलकर आर्या फोन काट देती है। कुछ ही पलों बाद ईथन को उसका अकाउंट नंबर मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे कितने पैसे वापस किए जाएं। आखिर उसने बिना कोई सवाल किए खटाक से 6 मिलियन भेज दिए थे और आर्या को अभी इन पैसों की कोई खास जरूरत भी फुल नहीं थी। ईथन थोड़ी देर इस बारे में सोचता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो पूरे 6 मिलियन ही वापस करेगा। एक बार स्पिरिट माउंटेन काउंटी का काम निपट जाए तो वो वापस आकर उसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट खरीदेगा। लड़का फुल रोमांटिक होने की प्लानिंग में है। थोड़ी ही देर में आर्या उस होटल पहुंच जाती है जहां ईथन रुका हुआ था। दोनों कार से क्लाउड सिटी के सबसे बड़े लग्जरी कार डीलरशिप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। यहाँ हर तरह के लग्जरी कार ब्रांड का शोरूम था। अगर तुम्हें कोई जल्दी नहीं है तो हम आराम से अपनी पसंद की कार देख सकते हैं। ईथन सिर हिलाकर हाँ करता है। अब यहाँ देखो, दुनिया सच में बहुत छोटी है भाई। जैसे ही वो दोनों मर्सिडीज शोरूम में कदम रखते हैं, ईथन की तेज नजरें तुरंत वेनेसा पर पड़ती हैं, जो एक शार्प बिजनेस सूट पहने हुए एंट्रेंस के पास खड़ी थी। छोड़ो यार, कहीं और चलते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ये पनौती हमारे पीछे पीछे क्यों आ जाती है? ईथन अचानक से रुकते हुए आर्या का हाथ पकड़ लेता है। डरने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ कार लेने आए हो, एक एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से अपना मूड क्यों खराब करना? अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। वैसे भी जी वैगन तो हमेशा से तुम्हारी फेवरेट कार रही है ना? उसके जवाब का इंतजार किए बिना आर्या ईथन का हाथ खींचकर सीधा शोरूम के अंदर ले जाती है। ओ जरा देखो तो, हमारे इस छोटे से जिगोलो को एक अमीर शुगर मामा मिल ही गई। अब तो बात ही अलग है ना? लगता है अब ये कार भी खरीद ही सकता है। उन दोनों को देखते ही वेनेसा गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है। उसके इस घटियापन को देखकर साफ था कि वो सीधे मुंह बात तो करने से रही, लेकिन वो दोनों तो उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वहां कोई हो ही ना, और सीधे उसके पास से गुजरकर शोरूम के अंदर चले जाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई जी वैगन स्टॉक में है? आर्या ने अपने उसी बॉस वाले अंदाज में पूछा। ये सुनते ही वेनेसा एकदम से खुशी से उछलते हुए उनके पास आ जाती है। आखिरकार जी वैगन की कीमत 1 मिलियन से ऊपर होती है और इसके ऊपर एक अलग से मार्कअप भी लगता है, जिसका मतलब था कि इस पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता था। हाँ बिल्कुल है हमारे पास। आगे बढ़ते ही वेनेसा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। पैसा देखते ही मैडम की बत्ती सी बाहर आ गई। ईथन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आर्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। क्या यहाँ कोई और काम कर रहा है? क्या तुम लोग देख नहीं सकते कि कस्टमर्स आए हैं? आर्या ने सेल्स स्टाफ की भीड़ की तरफ चिल्लाकर कहा, जिससे सब एकदम चौंक गए। वैसे तो जो भी ड्यूटी पर होता है वही कस्टमर को अटेंड करता है, और अभी वेनेसा की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ये साफ था कि ये कस्टमर किसी भी कीमत पर वेनेसा से कार नहीं खरीदना चाहती। ये देखते ही एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है। हेलो, मैं विक्टर स्टर्लिंग हूँ, यहाँ का सेल्स मैनेजर। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपके पास जी वैगन स्टॉक में है? मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो मैं आज ही यहाँ से ड्राइव करके ले जा सकूँ। और हाँ, इस औरत को मुझसे दूर रखो। इसे देखते ही मेरा शॉपिंग करने का सारा मूड खराब हो जाता है। आर्या ने साइड में खड़ी वेनेसा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, भाई साहब क्या बेइज्जती की है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को भले ही ये ना पता हो कि इन तीनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता थी, कस्टमर हमेशा सही होता है, और वो भी ऐसा कस्टमर जो जी वैगन जैसी कार पर अंधा पैसा उड़ाने को तैयार हो। ऐसे कस्टमर को कौन नहीं खुश रखना चाहेगा? विक्टर हाथ हिलाकर वेनेसा को वहां से जाने का इशारा करता है।
क्या कस्टमर्स के साथ ऐसे पेश आते हैं? जाओ ब्रेक रूम में, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। इसके बाद विक्टर के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आर्या की तरफ मुड़ता है। हमारे पास एक फुली लोडेड ब्लैक जी वैगन है जिसे आप आज ही ले जा सकते हैं, लेकिन आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि इस मॉडल की बहुत डिमांड है और इसके लिए थोड़ा मार्कअप देना पड़ता है। ईथन हाथ हिलाते हुए कहता है, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद वनेसा गुस्से से पैर पटकते हुए ब्रेक रूम में घुस जाती है। तो क्या हुआ अगर उसे एक अमीर शुगर ममा मिल गई है? कोई जिगोलो कितना भी पैसा उड़ा ले रहेगा तो वो जिगोलो ही। उसके बाकी कलीग्स भी क्यूरियोसिटी में उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर अगर ये सेल सच में हो गई तो कमीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला था। वो लड़का बस एक जिगोलो है। क्या तुम लोगों ने उस दिन न्यूज़ नहीं देखी? वो कार्टर ग्रुप का दूसरा बेटा है जिसे फैमिली ने घर से लात मारकर निकाल दिया है। उसे अपने ही भाई से 10,000 उधार मांगने पड़े थे। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? वनेसा बिना किसी रहम के ईथन की धज्जियां उड़ाने लगती है। हालांकि तकनीकी रूप से देखें तो ये कोई बदनामी नहीं थी, क्योंकि वो जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। सच कड़वा होता है बाबू भैया। ये सुनते ही सबकी गॉसिप वाली रडार एक्टिव हो जाती है और पूरे कमरे में फुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। अब यहाँ देखो, वो तीनों उस डिस्प्ले वाली कार के पास पहुंच जाते हैं। ईथन टेस्ट के लिए अंदर बैठता है। बुरा नहीं है, बिल्कुल वही पुरानी जानी पहचानी वाली फीलिंग है। उसकी पिछली कार भी मर्सिडीज जी वैगन ही थी, हालांकि वो कार्टर ग्रुप के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसने कभी उस कार के बारे में मुड़कर भी नहीं पूछा, बस उसे वहीं छोड़ दिया। मुझे यही चाहिए, इसका प्राइस बनाओ और मुझे आकर बताओ। और हाँ, मुझे एक सेडान भी चाहिए, मेबाक या एस क्लास, दोनों में से कोई भी चलेगी। ईथन ने विक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, सच कहूँ तो कल ही हमारे शोरूम में एक बिल्कुल नई मेबाक S450 आई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। विक्टर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बंदे की तो आज लॉटरी लग गई। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं उसे आज ही ड्राइव करके ले जा सकता हूँ? अगर दोनों कारें आज ही डिलीवर हो सकती हैं तो टोटल प्राइस का बिल बनाओ और मेरे पास ले आओ। मुझे दोनों गाड़ियाँ अभी के अभी लेकर जानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैम आप प्लीज़ यहाँ बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी जाकर पूरा बिल बनाकर लाता हूँ। विक्टर खुशी से उछलता हुआ फाइनेंस ऑफिस की तरफ भागता है। भाई को तो अपनी लॉटरी लगती हुई दिख रही थी। अब यहाँ देखो, दोनों गाड़ियाँ टॉप टियर लग्जरी थीं, दोनों पर तगड़ा मार्कअप लगना था और कुल मिलाकर बिल बना 4130,000 का। विक्टर इनवॉइस लेकर वापस आता है। सर, दोनों गाड़ियों का टोटल 4130,000 हुआ है। मैंने कंपनी से आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी पास करवा लिया है। हम ऊपर का अमाउंट राउंड ऑफ कर देंगे और साथ ही मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज, कार कवर्स और बाकी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी फ्री में दे दूंगा। विक्टर ने पूरा हिसाब ऐसे समझाया जैसे उसकी आंखों में एक्साइटमेंट से सितारे चमक रहे हों। अगर ये डील पक्की हो गई तो सिर्फ उसका कमीशन ही हज़ारों में होगा। इस महीने तो वो पक्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। कार्ड स्वाइप कर लो और हाँ, अपने दो स्टाफ को बोलकर गाड़ियाँ क्लाउड इन होटल भिजवा देना। चाबियां फ्रंट डेस्क पर ईथन कार्टर के नाम से छोड़ देना। ईथन ने कहा। जी सर बिल्कुल। विक्टर वो कार्ड ले लेता है जो ईथन उसे देता है। वाह, कार्ड के आखिर में 88,882। वो तुरंत पेमेंट प्रोसेस करने के लिए फाइनेंस ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है, फाइनेंस क्लर्क की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे विक्टर, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, डैम्ड, क्या ये बंदा मेरा कोई बिछड़ा हुआ अमीर रिश्तेदार तो नहीं है? इसके अकाउंट में तो 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा पड़ा है। क्लर्क पागलों की तरह अविश्वास में स्क्रीन को घूर रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक अकाउंट में इतना अंधा पैसा नहीं देखा था। भाई का तो दिमाग ही हैंग हो गया। ये सुनते ही विक्टर खुद स्क्रीन में झुककर देखता है। हे भगवान, जीरो की तो पूरी ट्रेन बनी हुई है। ये बंदा आखिर है कौन सी दुनिया का लेजेंड? तभी मैं सोचूं कि इसने पैसों पर एक बार भी मोलभाव क्यों नहीं किया। अब यहाँ देखो, जैसे ही विक्टर ईथन का कार्ड लेकर फाइनेंस ऑफिस की तरफ गया था, वनेसा तुरंत ब्रेक रूम से बाहर आ गई। अगर आर्या पैसे दे रही होती तो शायद वनेसा उनका मजाक उड़ाने से खुद को रोक लेती, क्योंकि उसे पता था कि आर्या बहुत अमीर है। लेकिन ईथन की माली हालत के बारे में तो वनेसा को लगता था कि वो सब कुछ जानती है। उसके पास मुश्किल से 10,000 थे और उसके बाकी कार्ड्स तो वैसे भी फ्रीज हो चुके थे। वो किसी भी कीमत पर 4 मिलियन नहीं दे सकता। मैडम का ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो। वनेसा ताना मारते हुए ईथन के पास आती है। ओ प्लीज, जो तुम्हारी औकात नहीं है उसका दिखावा मत करो, बाद में तुम्हें ये गाड़ी बेचनी ही पड़ेगी। फिर वो आर्या की तरफ देखकर बोलती है, मैम इसके इस जिगोलो वाले नाटक में मत फंसना। मैं बता रही हूँ, ये एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। वनेसा अपनी बकवास चालू रखती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता। वाह, किसे पता था। अमीरजादे, लगता है तुमने इस लड़की का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है ना? आर्या मजे लेते हुए बोलती है। ये तो जहाँ भी जाती है बस चालू हो जाती है। ईथन कहता है, इसे इग्नोर करो। चलो थोड़ी देर में चलकर कुछ खाते हैं। क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि कहाँ खाना है? बिल मेरी तरफ से होगा। आर्या सिर हिलाते हुए कहती है। ओह, अब बड़ा दरियादिल बना जा रहा है। क्या तुम्हारी जेब से 20,000 भी निकल पाएंगे? जब तुम्हारी कुछ खरीदने की औकात ही नहीं है तो अमीर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? वेनेसा फिर से बीच में कूद पड़ती है। तभी पूरे शोरूम में एक जोरदार चांटे की आवाज गूंज उठती है। चटाक। विक्टर हाथ में पेमेंट रिसीट लिए दौड़ता हुआ आ गया था
और उसने वेनेसा को अपनी नई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वीआईपी कस्टमर की बेइज्जती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये हमारे सबसे वैल्यूएबल वीआईपी कस्टमर हैं। इनके अकाउंट में 1 बिलियन से ज़्यादा पैसा है और तुम कह रही हो कि इनकी खाना खाने की औकात नहीं है। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं पूरे शोरूम में सन्नाटा छा जाता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। वेनेसा पूरी तरह सन्न रह गई, जैसे किसी ने उसे बातों से ही तमाचा जड़ दिया हो। नहीं रुको, इसके अकाउंट में 1 बिलियन से ज़्यादा? ये कैसी बकवास है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जैसे कंगाल लूजर के पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? क्या आपको अंदाज़ा भी है? अभी कुछ ही दिन पहले ये इतना कंगाल हो चुका था कि इसके पास सिर्फ $10,000 बचे थे और उसके लिए भी इसे अपने ही भाई के सामने भीख मांगनी पड़ी थी। वेनेसा चिल्लाने लगी, वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी। मैडम का पूरा ईगो क्रैश हो चुका था। इस पॉइंट पर तो विक्टर को सच में ऐसा लग रहा था कि वो वेनेसा का गला घोट दे। ये बदतमीजी की हर हद पार कर चुकी थी। क्या इन दोनों के बीच खानदानी दुश्मनी चल रही है? ये सब तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो। देखो कि सच में इतना पैसा है या नहीं। विक्टर वो इनवॉइस सीधा वेनेसा के मुंह पर मारता है। वेनेसा उसे पकड़ती है और देखती है, और भाई साहब, आखिर में वही 48। वो इस कार्ड को बहुत अच्छे से जानती थी। ये ईथन का ही अकाउंट था। जब वो दोनों साथ थे तो बैंक का मैनेजर खुद ये कार्ड लेकर आया था। कुछ समय तक ईथन इस कार्ड को काफ़ी यूज़ करता था। उसने इसमें कई मिलियन डाल रखे थे ताकि वेनेसा बेझिझक पैसे उड़ा सके। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। अगर ये पैसा असली भी है तो भी ये इस जिगोलो का नहीं हो सकता। एक बैंकरप्ट हो चुके वारिस के पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? ये पैसा पक्का इस औरत का होगा। वेनेसा अभी भी इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रही थी। भाई, इसकी जलने की बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये सुनते ही आर्या जोर से हंस पड़ती है। स्वीटहार्ट, तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ रही हो। अगर कुछ मिलियन की बात होती तो हाँ, वो मेरे लिए चिल्लर हैं, लेकिन 1 बिलियन? पूरे सुमारा में ऐसे कितने लोग हैं जो बिना पसीना बहाए इतना पैसा निकाल सकते हैं? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हारे ब्रेकअप के बाद से ईथन ने इस पैसे की एक एक पाई खुद कमाई है। अब पछतावा हो रहा है क्या? आर्या ने तो जैसे जले पर सीधा नमक ही छिड़क दिया। अब उसके या ईथन के दिल में वेनेसा के लिए कोई रहम नहीं बचा था। ईथन ने अब तक उससे बदला सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो अपने पुराने रिश्ते की थोड़ी बहुत इज्जत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेनेसा एकदम बुत बनकर खड़ी थी। उसकी आंखें सदमे से फटी हुई थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो अचानक से उठती है और भागकर ईथन के पास जाती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। बेबी, मुझे पता है तुम अंदर से अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम यहाँ कार खरीदने इसलिए आए क्योंकि तुम्हें पता था मैं यहाँ काम करती हूँ ताकि मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो सके, राइट? कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह देती हूँ। चलो हम वापस पैचअप कर लेते हैं, ठीक है? वाह रे दीदी, निंजा टेक्निक देख रहे हो पलटी मारने की। वेनेसा का वो पहले वाला सारा एटीट्यूड अब हवा हो चुका था। आखिर $1 बिलियन का वजन ही इतना होता है कि अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। अब यहाँ देखो। ईथन एक बेबसी मुस्कान के साथ आर्या की तरफ देखता है और फिर वेनेसा से कहता है, जाकर अपना काम करो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। इसके बाद वो विक्टर की तरफ मुड़ता है। जो मैंने कहा था वो याद है ना? दोनों गाड़ियाँ होटल के गैरेज में पार्क करवा देना। दोपहर के खाने के बाद हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, टैंक फुल करवा देना। आर्या, ज़रा विक्टर को पेट्रोल के लिए थोड़े पैसे दे दो। आर्या बड़े ही कैजुअल अंदाज में अपने लिमिटेड एडिशन गुची हैंडबैग में हाथ डालती है, लगभग 4-5 हज़ार का कैश निकालती है और विक्टर के हाथों में रख देती है। रेगुलर अनलेडेड डलवाना, याद रखना। इतना बोलकर ईथन आर्या का हाथ पकड़ता है और शोरूम से बाहर निकल जाता है। पीछे छोड़ जाता है तो बस एक भयंकर पछतावे में डूबती हुई वेनेसा को। वहीं दूसरी तरफ विक्टर खुशी से पागल हो रहा था और आसपास खड़े बाकी सेल स्टाफ वाले इस पूरे ड्रामे के पूरे मजे ले रहे थे। चलो कहीं चलकर कुछ खाते हैं। मुझे क्लाउड सी यूनिवर्सिटी के पास वाली स्ट्रीट फूड मार्केट से रोस्ट डक खानी है। चलो साथ चलते हैं। बाहर आते ही आर्या बड़े ही प्यार और नखरे के साथ ईथन के हाथ में अपना हाथ डाल देती है। ईथन भी मुस्कुराकर सिर हिला देता है। अब वापस मर्सिडीज शोरूम के अंदर चलते हैं, जहां विक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो वेनेसा को घूर रहा था जो अभी भी सदमे में बुत बनी खड़ी थी। जरा मुझे समझाओगी कि तुम कर क्या रही थी? वो आदमी बिना किसी मोलभाव के एक साथ 2 लग्जरी कारें खरीदता है और तुमने अपनी बकवास से पूरी डील की लंका लगा दी थी। इस डीलरशिप को शोपीस की नहीं, रिजल्ट्स की ज़रूरत है। समझ में आया तुम्हें? अगर आज मैं बीच में ना पड़ता तो ये पूरी सेल तुम्हारे चक्कर में डूब जाती। विक्टर गुस्से से हाँफ रहा था और उसने वेनेसा की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आसपास खड़े स्टाफ वाले भी फुसुर फुसुर कर रहे थे। क्या तुम यकीन कर सकते हो? एक आदमी जिसके पास 1 बिलियन की दौलत है और ये उसे ही भगा रही थी। क्या वेनेसा कोई साध्वी बन गई है जिसे मोहमाया से कोई मतलब नहीं? लगता है दीदी को पैसों से मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। हा हा हा, मैं तो हंस हंस कर मर रही हूँ। ये चिल्ला रही थी कि उस बैंकरप्ट वारिस के पास पैसे नहीं हैं और पता चला कि बैंकरप्ट होने के बाद उसकी नेटवर्थ और बढ़ गई। अगर मैं इसकी जगह होती तो पछतावे के मारे अपना सिर दीवार में मार लेती। सेल स्टाफ वाले बड़े मजे से गॉसिप कर रहे थे, लेकिन वेनेसा के कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, किसी भी तरह ईथन को वापस पाना। पर उसे ये नहीं पता था कि जो तार एक बार टूट जाए वो दोबारा नहीं जुड़ता। तभी विक्टर कहता है, जाओ अपना सामान बांधो,
फाइनेंस ऑफिस से जाकर इस महीने की अपनी सैलरी ले लो। सच कहूँ तो तुमने मुश्किल से कुछ ही दिन काम किया है, कायदे से तुम्हें इसके पैसे मिलने भी नहीं चाहिए, लेकिन आज मेरा दिन अच्छा है और मैं मेहरबान हूँ, इसलिए अपनी सैलरी लो और दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें शोरूम में दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इतना बोलकर विक्टर खुशी से कोई धुन गुनगुनाता हुआ वहां से चला जाता है। पीछे रह जाती है स्टाफ की वो मजाक उड़ाती हुई आवाज़ें और एकदम खाली आंखों से देखती हुई अकेली वेनेसा। इसके बाद ईथन और आर्या अपना लंच खत्म करते हैं और वापस होटल आ जाते हैं। क्लाउड सिटी के डाउनटाउन से स्पिरिट माउंटेन काउंटी जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, इसलिए ईथन तुरंत निकलने का फैसला करता है। आर्या, मैं अब सीधा स्पिरिट माउंटेन काउंटी के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ सब कुछ निपटाने के बाद मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। आर्या सिर हिलाती है। वो हमेशा से बहुत समझदार रही है और वैसे भी उसे अपना खुद का बिजनेस भी तो देखना है। ठीक है, रास्ते में अपना ख्याल रखना, पहुंचकर मुझे कॉल करना। ईथन प्यार से मुस्कुराता है और उसे एक टाइट हग करता है। दोनों कुछ पल के लिए उस मोमेंट को जीते हैं और फिर एक दूसरे को बाय बोलते हैं। ईथन फ्रंट डेस्क पर जाता है और अपनी मर्सिडीज जी वैगन की चाबियां उठा लेता है। स्पिरिट माउंटेन काउंटी के इस ट्रिप के लिए ईथन ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वो डोनेशन के पैसों का इस्तेमाल कैसे करेगा। कोई बात नहीं, वो वहां पहुंचकर देख लेगा। ज़मीनी हकीकत देखकर ही वो फैसला करेगा। यही सब सोचते हुए ईथन कार में बैठता है और निकल पड़ता है। हालांकि उसने स्पिरिट माउंटेन काउंटी के ऑफिशियल्स को ये नहीं बताया था कि वो तय समय से पहले ही निकल रहा है। उनकी जो मीटिंग फिक्स हुई थी वो कल के लिए थी। पहाड़ों के पार, समंदर के पार एक स्वर्फ्स का गांव है। ईथन की फ़ोन की घंटी बजती है। वो स्क्रीन पर देखता है कि क्लेयर की कॉल है और वो तुरंत फ़ोन उठाता है। हे मॉम, ईथन की आवाज़ सुनते ही क्लेयर आखिरकार अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और उनकी आवाज़ रुंध जाती है। जब से उन्होंने ईथन को पैसे भेजे थे उनके लिए ज़िंदगी सच में बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि रिचर्ड ने साफ हुक्म दिया था कि कोई भी किसी भी तरह से ईथन की मदद नहीं करेगा। और जाहिर है घर में सबके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करना रिचर्ड के लिए बहुत आसान बात थी। जिस रात क्लेयर ने ईथन को पैसे ट्रांसफ़र किए थे उसी रात रिचर्ड को सब पता चल गया था। इसलिए घर में क्लेयर के प्रति उनका बर्ताव धीरे धीरे बहुत रूखा और ठंडा होता चला गया था। और इससे भी बुरी बात तो ये थी कि आज दोपहर को ही रिचर्ड ने उन्हें कार्टर घर से बाहर निकल जाने और रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लेयर ने उनका बनाया हुआ नियम तोड़ा था। मेरे लाल, तू कहाँ है? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्लेयर की आवाज़ रुंध जाती है, वो रोने लगती हैं। इतने लंबे समय तक इग्नोर होने और ताने सुनने के बाद आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट ही जाता है। तेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और वो कह रहे थे कि अब वो तुझे वो 10 मिलियन का सालाना अलाउंस भी नहीं देंगे। उन्हें पता चल गया है कि मैंने तुझे पैसे भेजे थे। क्या? तभी ईथन अपने रियरव्यू मिरर में देखता है और गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर हैजर्ड लाइट्स ऑन कर देता है। ठीक है मॉम, आप अपना सारा सामान पैक करो और क्लाउड सिटी के लिए जो भी सबसे पहली फ्लाइट मिले उसे बुक कर लो। मुझे टाइम बता देना, मैं किसी को आपको पिक करने के लिए भेज दूंगा। और जहां तक उस 10 मिलियन के सालाना अलाउंस की बात है ना, तो उसे भूल जाओ, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे ने पिछले कुछ ही दिनों में 1.1 बिलियन कमाए हैं। आपका खर्चा उठाना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। क्लेयर सदमे से एकदम सुन्न पड़ जाती है। 1.1 बिलियन? सच में? तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आप जल्दी से अपनी फ्लाइट बुक करो, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे गाड़ी रोकने के लिए कोई सही जगह मिलने दो, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। इतना बोलकर ईथन फ़ोन काट देता है और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। वहाँ से सबसे नज़दीकी रेस्ट स्टॉप अभी भी 30-40 किलोमीटर दूर था। वहीं दूसरी तरफ ये खबर सुनते ही क्लेयर के चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। वो एकदम सीधी खड़ी हो जाती हैं। 1.1 बिलियन, इसका क्या मतलब है? अगर वो पागलों की तरह पैसे ना उड़ाएं तो ये पैसा पूरी जिंदगी ऐश से काटने के लिए काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा है। यही सब सोचते हुए क्लेयर अपने आंसू पोंछती हैं। अब उन्हें कोई क्या धक्के मारकर निकालेगा। अब तो वो खुद ही उस बुढ़े के साथ नहीं रहना चाहती थीं। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ क्लेयर अपने कमरे में जाती हैं और अपने कपड़े पैक करने लगती हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। रिचर्ड ने अपने हिसाब से एक बहुत ही आदर्श जिंदगी जी है। ऑफिशियली तो उसकी एक ही पत्नी है, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि उसकी 2 मिस्ट्रेस भी हैं। उसकी पहली और मेन पत्नी से उसे 2 बेटे हुए। क्लेयर, जो कि उसकी दूसरी मिस्ट्रेस थीं, उन्होंने ईथन को जन्म दिया और जो तीसरी मिस्ट्रेस थी उसकी बच्चे को जन्म देते वक्त भारी ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई थी। वो ऑपरेशन टेबल से कभी जिंदा लौट ही नहीं पाई। रिचर्ड के विचार थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं, इसलिए पूरा परिवार एक 6 मंजिला हवेली में एक साथ रहता है, जहां हर एक परिवार का अपना अलग फ्लोर है। क्लेयर रिचर्ड की जिंदगी में तब आई थीं जब वो पहले से ही अंधा पैसा कमा चुका था, इसलिए उसकी पहली पत्नी के उलट क्लेयर को कभी रिचर्ड के साथ बुरे दिन या संघर्ष नहीं देखना पड़ा। और इसी वजह से परिवार में हमेशा से क्लेयर से चिढ़न और जलन रखी जाती थी। जब तक रिचर्ड की सेहत अच्छी थी तब तक ये आपसी मनमुटाव ज़्यादातर अंदर ही अंदर दबा रहता था, लेकिन जब से उसने अपने चारों बेटों के बीच उस विरासत की जंग का ऐलान किया है तब से ये दुश्मनी खुलकर बाहर आ गई है। शुरू में तो रिचर्ड ने इन सब चीज़ों को अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि क्लेयर ने ईथन को पैसे भेजे हैं, उसका सारा सब्र खत्म हो गया। एक ऐसा बिजनेस टाइटन जिसने दशकों तक कॉर्पोरेट दुनिया पर राज किया हो,
उसे इस बात से ज्यादा नफरत किसी चीज से नहीं होती कि कोई उसके हुक्म की नाफरमानी करे। अपना सामान पैक करते हुए क्लेयर की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़ते हैं। आखिरकार इस जगह से उनकी बरसों की यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन अब यहाँ जबरदस्ती रहने का कोई मतलब नहीं था। बेइज्जत होकर रहने से तो अच्छा है कि इंसान अपनी इज्जत के साथ खुद ही चला जाए। आईवी, मेरे लिए क्लाउड सिटी की एक फ्लाइट बुक कर दो, जितनी जल्दी की मिल सके उतना अच्छा है। क्लेयर ने अपने पीछे खड़ी उस जवान लड़की से बहुत ही नरमी से कहा। मैम, क्या आप सच में जा रही हैं? आईवी ने पूछा। उसकी आवाज में एक भारीपन था, क्योंकि उसने कई सालों तक क्लेयर की पूरी वफादारी से सेवा की थी। क्लेयर ने हाँ में सिर हिलाया। अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ रुकने का क्या फायदा? तुम टिकट्स बुक कर दो, जितनी जल्दी की मिले उतना बेहतर है। तो मैम, मैं 2 टिकट्स बुक कर देती हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मेरी सैलरी की बात हम बाद में देख लेंगे। अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगी तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। क्लेयर सिर हिलाते हुए मान जाती हैं। आखिरकार आईवी कई सालों से उनके साथ थी और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक काम वही संभालती थी। अगर उनके साथ कोई देखभाल करने वाला ना हो तो शायद चीजें उतनी आसान नहीं होती। ठीक है, फिर बुक कर दो। तभी आईवी बस कमरे से बाहर निकली ही थी कि बेडरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। अरे वाह, तो हमारी छोटी बहन अपना बोरिया बिस्तर बांध रही है। क्या बात है, अब यहाँ रहा नहीं जा रहा क्या? एक बहुत ही तीखी और ताने मारने वाली आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर क्लेयर का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। ये विक्टोरिया थी, रिचर्ड की पहली पत्नी। लो भाई, आ गई सास बहू वाले सीरियल की मेन विलेन। क्या बात है, लगता है तुम्हारा बेटा आखिरकार कुछ लायक बन ही गया। क्या वो तुम्हें अब यहाँ से ऐश कराने ले जा रहा है? क्लेयर को विक्टोरिया से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं अब इस जगह के लिए तुमसे और नहीं लड़ने वाली। इतने साल हो गए, कोई साफ विनर तो सामने आया नहीं। मैं भी अब इन सबसे थक चुकी हूँ। विक्टोरिया जोर जोर से हंसते हुए और करीब आती है। हाँ, तुम्हारा बेटा और लायक बन गया। कैसे भला? 1 साल से भी कम टाइम में पूरे 10 मिलियन उड़ाकर, या फिर खानदान से पूरी तरह से लात खाकर बाहर निकाले जाने के बाद आंटी जी फुल रोस्ट करने के मूड में है। तुम्हें पता है, इतने सालों बाद भी तुम्हारा सिर्फ मुंह ही चलता है। असल में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। देखना, आज से सदियों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट तुम्हारी हड्डियां खोद कर निकालेंगे ना, तो वो भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतने सालों से मरी हुई औरत की जुबान अभी भी कितनी तेज चलती है। विक्टोरिया अपना मुंह ढककर जोर जोर से हंसने लगती है। भाई साहब, क्या जहरीला ताना मारा है? ये सुनकर क्लेयर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ओह, मेरे बेटे ने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। बस कुछ ही दिनों में 1.1 बिलियन ही कमाए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा अमाउंट तो बस चिल्लर ही होगा। क्लेयर अपना गला साफ करते हुए कहती हैं। इतने सालों में क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है? तुम रख लो इस जगह को। मुझे अब ये घर नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारा है। मैं तो जा रही हूँ अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन बिताने। क्लेयर ने एकदम पलटवार करते हुए जवाब दिया। 1.1 बिलियन? विक्टोरिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर में बदल जाते हैं। 1.1 बिलियन? उस नकारा ईथन ने इतने पैसे कमा लिए? अरे छोड़ो, ये झूठी हवाबाजी करना बंद करो।